गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 13 हमने शुरू किया था और इस चैप्टर को हम ख़त्म करने के कगार पे आ गए अब, और हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, वो इसका लास्ट टॉपिक है और वो मैं आज इसको कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आंसर कोई हों आपके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। लेकिन अगर पाठ को पढ़ा है आपने गंभीरता से तो लगभग सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, तो इसको आप पहले रटिए मत, पहले समझिए कि सबसे पहले हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया और उन्होंने उस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब आप लोगों से पूछे तो आप केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है आपका, और आप कहेंगे कि साहब स्थिति और संवेग का मापन नहीं। पहले हम इसको व्यापक करते हैं एक बार कि ये किन राशियों के लिए लागू होता है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत विहित 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 संयुग्मी विहित संयुग्मी राशियों पर लागू होता है। ठीक है, और इसका व्यापक कथन जो दिया गया था वो विहित संयुग्मी राशियों पर ही दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब 12वीं के स्तर पे वो समझाना संभव नहीं है, तो आप लोग अपने स्तर पे सिर्फ ये मान लीजिए। आपका सवाल ये होगा कि सर विहित संयुग्मी राशियां होती कौन सी हैं? तो बहुत सिंपल है कि वे दो राशियां जिनके मात्रकों को गुणा करें, क्या मात्रकों को गुणा करें, और मात्रकों को गुणा करने पर जूल डैश सेकंड प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? जूल डैश सेकंड। ऐसी राशियां क्या कहलाएंगी? विहित संयुग्मी राशियां। और ऐसी राशियों पर ही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, अब सुनो, अब हम पढ़ते हैं इसी में आगे पहले कि सब ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिनके या जो विहित संयुग्मी राशियां हैं। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है स्थिति और संवेग। क्या होता है? स्थिति व संवेग। अगर हम, मेरे पास समय नहीं है इतना, ये बताता आप लोगों को मैं कि अगर स्थिति का मात्रक और संवेग के मात्रक को मल्टीप्लाई करके थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमको उनके मात्रकों का गुणनफल मिलेगा जूल डैश सेकंड। क्या मिलेगा? जूल डैश सेकंड। ठीक है, तो बताइए पहली विहित संयुग्मी राशियों का ग्रुप कौन सा है? सर है स्थिति और संवेग। ठीक है, दूसरी विहित संयुग्मी राशियों का युग्म कौन सा है? बिल्कुल सिंपल है, एनर्जी, ऊर्जा और समय। देखो नाम से स्पष्ट है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? याद करो, जूल, और समय का सेकंड, तो आ गया मल्टीप्लाई जूल डैश सेकंड। ठीक है, तो याद रखिए आपने केमिस्ट्री में केवल स्थिति और संवेग पर ही पढ़ा होगा, परंतु यह जो सिद्धांत है हाइजेनबर्ग का, इट इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन एनर्जी एंड टाइम। ये ऊर्जा और समय पर भी लागू होता है। ठीक है, तो क्लियर है सारी बातें? वापस रिपीटेशन, विहित संयुग्मी राशियां कौन सी होती हैं? वे राशियां जिनके मात्रकों का गुणनफल जूल डैश सेकंड प्राप्त होता है। एग्जाम्पल दीजिए, स्थिति और संवेग, ऊर्जा और समय। ठीक है, और हाइजेनबर्ग सिद्धांत किन पर लागू होता है? केवल विहित संयुग्मी राशियों पर ही लागू होता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इसका कथन क्या है सर। तो सुनिएगा ध्यान से। ये हमसे कहता है कि किन्हीं भी दो विहित संयुग्मी राशियों का, किन्हीं भी दो विहित संयुग्मी राशियों का, अगर हम बात कर रहे हैं स्थिति और संवेग की तो क्या बोलेंगे? किसी भी कण की स्थिति और संवेग का। अगर हम बात कर रहे हैं ऊर्जा और समय की तो किसी भी कण की ऊर्जा और समय का। ठीक है, तो व्यापक रूप से क्या बोलेंगे?
विहित संयुग्मी राशि, पर आपको नहीं लिखना क्योंकि 12वीं क्लास में इतना नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखिए वापस, किसी कण का स्थिति यानी उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम यानी उसका संवेग, स्थिति और संवेग का एक साथ मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही दिशा में यथार्थता पूर्वक मापन संभव नहीं है। कथन तरीके से याद कीजिए, बहुत आसान है। वापस बोलिए, किसी कण की स्थिति और संवेग का मापन कैसे? एक साथ और एक ही दिशा में यथार्थता पूर्वक उसका मापन संभव नहीं है। उनके मापन में, उनको नापेंगे, जब उनको मापेंगे तो मापन में त्रुटि आएगी, ठीक है। और मापन में त्रुटियों का जो मल्टीप्लाई है, जो गुणनफल होगा, वो हमेशा h क्रॉस बाई 2, आपने पढ़ा होगा h अपॉन 4 पाई, पर h अपॉन 4 पाई h क्रॉस बाई 2 के बराबर ही होता है। समझाऊंगा आपको, के बराबर या उससे ज़्यादा होता है, उससे कम नहीं होगा। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं। वापस पहली बात, किसी कण, कोई कण हमारे पास है, उसकी स्थिति और संवेग का कैसे एक साथ और एक ही दिशा में मापन संभव नहीं है। उनके मापन में क्या आएगी? त्रुटि, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से एक बार, स्थिति के मापन में हमने त्रुटि करी डेल्टा एक्स, कितनी करी बोलिए? डेल्टा एक्स। और संवेग के मापन में हमने त्रुटि करी डेल्टा पी एक्स। स्थिति के मापन में डेल्टा एक्स और संवेग के मापन में डेल्टा पी एक्स, और इन दोनों त्रुटियों को हमने गुणा कर दिया। क्या कर दिया हमने? गुणा। तो ये गुणनफल हमेशा h अपॉन 4 पाई, आप बोल रहे हो ना उसको, उसके बराबर या उससे क्या होगा? बड़ा, कभी भी उससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, h अपॉन 4 पाई को क्या मैं 1/2 h अपॉन 2 पाई लिख दूं? क्या लिख सकते हैं ऐसा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब अंदर वाले h अपॉन 2 पाई को हम लिखते हैं h क्रॉस। किसी को याद हो तो हमने पढ़ाया था इसको बोर मॉडल में, इसे हम बोलते हैं नवीन प्लांक नियतांक। तो अब बताओ, h क्रॉस अंदर बच जाएगा और बाहर 1/2 है, तो हम क्या बोलेंगे? h अपॉन 4 पाई के स्थान पर h क्रॉस बाई 2 बोलते हैं। कितना बोलते हैं? h क्रॉस बाई 2। वापस बोलिएगा बस पूरे कथन को एक बार, किसी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ एक ही दिशा में मापन संभव नहीं है। उनके मापन में क्या रह जाती है? त्रुटि। और वो जो त्रुटि हमारे पास आएगी, अगर वो स्थिति के मापन में डेल्टा एक्स है और संवेग के मापन में डेल्टा पी एक्स है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी एक्स, इट विल बी ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन, हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? h अपॉन 4 पाई के या h क्रॉस बाई 2 के। कभी भी उन त्रुटियों का गुणा h क्रॉस बाई 2 से कम नहीं हो सकता। इस कथन को ही हम कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। पढ़िएगा, इसको लिखवा रखा है इन कॉमास में मैंने। किसी कण की स्थिति एवं रेखीय संवेग, संवेग भी कौन सा? रेखीय संवेग का एक साथ एक ही दिशा में यथार्थता पूर्वक मापन संभव नहीं है। यथार्थता मतलब एग्जैक्ट मापन संभव नहीं है। अब कई कहेंगे सर माप सकते हैं हम, तो मापन तो कर सकते हो, पर उस मापन में क्या रहेगी? त्रुटि। लिखा है इसमें, इनके मापन में त्रुटि रह जाती है और इन त्रुटियों का गुणनफल सदैव h क्रॉस बाई 2 पाई, गलत है ये। या तो आप लिखिए h अपॉन 4 पाई या लिखो h क्रॉस बाई 2 के बराबर या इससे अधिक होता है। इस कथन को हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। ये कथन आता है एग्जाम में, सिंपल,
हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, तो आपको लिख करके आना है, कथन लिखना है पहले आप लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए आप, गणितीय रूप में लिखा हुआ है, किसी कण की स्थिति के मापन में अनिश्चितता डेल्टा एक्स तथा उसी कण के संवेग मापन में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स हो, तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स गुणा किया कितना होगा, हमेशा एच क्रॉस बाई टू। अब काटा है इसने पाई को, है ना, जो पढ़ा होगा बाद में, तो पाई काटा है, अब ध्यान रखें इसको, से बड़ा होता है या उसके बराबर, कम नहीं होगा अभी उससे, ठीक है। यहाँ एच क्रॉस कितना होता है, एच अपॉन टू पाई, इसका मान पहले हम निकलवा चुके आप लोगों को 1.054 10⁻34 जूल डैश सेकेंड। इसी प्रकार वाई दिशा में, अगर वाई दिशा में है तो डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई एच क्रॉस बाई टू, और जेड दिशा में क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड एच क्रॉस बाई टू, ठीक है। ये हो गया स्थिति के रूप में। अब हम बात करते हैं ऊर्जा और समय की। अगर कथन बोलें तो कथन क्या बोलेंगे, किसी कण की ऊर्जा और समय का मापन एक साथ एक ही दिशा में यथार्थतापूर्वक संभव नहीं है, उनके मापन में त्रुटि रह जाएगी और उन त्रुटियों का गुणनफल हमेशा एच क्रॉस बाई टू के बराबर या उससे बड़ा होगा, लिखा है इसने नीचे। इसी प्रकार ऊर्जा तथा समय पर भी हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत लागू होता है। यदि ऊर्जा के मापन में त्रुटि डेल्टा ई हो और समय के मापन में त्रुटि डेल्टा टी हो, तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार डेल्टा ई गुणा डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू ही आएगा, 2 पाई नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं पूछूँ आपसे, बताइए ये जो डेल्टा ई डेल्टा टी है, ये एक्स दिशा में, वाई दिशा में, जेड में क्यों नहीं आया, क्योंकि ऊर्जा और समय दोनों में ही दिशा नहीं होती, दोनों ही अदिश राशि होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये पाठ जो है वो समाप्त होता है। ये पाठ नंबर 13 हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट मैं आपको पाठ शुरू करूँगा, पाठ नंबर 15, उसका नाम है नाभिक। बहुत से बच्चे लेट जुड़े हैं, कोई बात नहीं, 13वां पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो मेरे पास नहीं है, किसी और के पास हो तो आप आपस में शेयर कर लें उन वीडियोस को, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर को आपको याद भी करना है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों चैप्टर, ये चैप्टर 4 नंबर का है, और जो चैप्टर नंबर परमाणु वाला मैंने करवाया 14वां नंबर चैप्टर, वो 3 का है। तो 4 और 3 7 नंबर का मैटर पूरा होता है। अब मैं आपको नाभिक वाला पार्ट शुरू करूँगा। पहले मैं पार्ट के नोट्स डालता हूँ एक साथ, पार्ट अगर लंबा होता है तो टुकड़ों में डालता हूँ मैं। कल मैं आपको नाभिक के पार्ट फर्स्ट के और पार्ट सेकंड के नोट्स डाल दूँगा, आप उनको देखिएगा, और उसके बाद मैं उसको 1 बाई 1 पेज बाई पेज उसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। बहुत सिंपल पार्ट है नाभिक का, उसे भी हमें ख़त्म करना होगा। थैंक यू।